गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रकृति के मूल बलों की। किसकी बात कर रहे थे? प्रकृति के मूल बलों की बात चल रही थी। और जब हम प्रकृति के मूल बलों की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। प्रकृति में 4 मूल बल कौन कौन से हैं? पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है स्थिर विद्युत बल, तीसरा होता है नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल या क्षीण बल। ठीक है, उसमें से हमने गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल पढ़ लिया था। अब हम तीसरा जो बल है हमारा वो है नाभिकीय बल। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, सारा यहीं से नोट करना पड़ेगा। पिछले 2 लेक्चरों की पीडीएफ डाल दी है, कल वाले लेक्चर की पीडीएफ भी नहीं थी, मैंने कहा था वो आपको वीडियो में से नोट करना पड़ेगा। मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था। शुरू के 2 लेक्चर भौतिक जगत के मैंने पीडीएफ दे दी है। अब बात करेंगे आज हम नाभिकीय बल की, आपको यहीं से नोट करना है। तो नाभिकीय बल तीसरा बल है, 2 आप देख चुके थे। नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल बच्चों देखो, ये तो आप जानते हैं कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं बच्चों? नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। तो बल किसके मध्य कार्य करेगा? प्रोटॉन के मध्य कार्य कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्य कर सकता है और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य कर सकता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करने वाले बल को प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, नाभिक में उपस्थित कणों प्रोटॉन कॉमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉमा न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। यह नाभिकीय बल है। नाभिकीय कण, मैंने कहा नाभिकीय बल क्या है? नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और या न्यूट्रॉन के मध्य जो बल कार्य करेगा वो क्या बल कहलाएगा? नाभिकीय बल कहलाएगा बच्चों। कौन सा बल कहलाएगा? नाभिकीय बल कहलाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात कर रहे हैं, चौथा बल है दुर्बल बल। दुर्बल बल की जब अपन बात कर रहे हैं तो आप देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। दुर्बल बल यानी कि वीक बल। कौन सा बल है? वीक फोर्स। दुर्बल बल की बात हो रही है, वीक फोर्स की बात हो रही है बच्चों। तो हमने कहा है दुर्बल बल कब कार्य करेगा? तो हम कह रहे हैं दुर्बल बल के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि जब अल्फा 6 होता है। अब आप पूछेंगे अल्फा 6 क्या होता है? बीटा 6 होता है। ये सब आपके 12th में आएगा। अल्फा 6 यानी कि अल्फा कणों का निकलना, बीटा 6 यानी कि बीटा कणों का निकलना, ये आपके 12th में आएगा। मैं भी बता रहा हूं, जब अल्फा 6 होता है और बीटा 6 होता है तो इस प्रक्रिया में
प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। तो कहने का मतलब इतना सा है, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण हो या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो, तब जो बल कार्य करता है वो बल कहलाता है दुर्बल बल कहलाता है। मैंने क्या कहा है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण तथा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण जब होता है तब जो बल कार्य करता है वो बल क्या कहलाता है, दुर्बल बल कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं, जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में तथा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है, तब कार्य करने वाले बल को दुर्बल बल कहा जाता है। दुर्बल बल कहा जाता है। तो ये बच्चों 4 प्रकार के बल हो गए हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। पहला बल था गुरुत्वाकर्षण बल, और जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही थी तो बच्चों मैंने आपसे कहा था गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत 2 स्थिर और बिंदुवत द्रव्यमानों के मध्य ये लगता है। कूलाम वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 बिंदु द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वह होता है m1 m2, F समानुपाती m1 m2, F समानुपाती 1/r²। फिर यहां से F समानुपाती m1 m2 अपॉन r² आ गया, F बराबर g m1 m2 अपॉन r² आ गया था। g की जो वैल्यू है, g एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 और मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। फिर दूसरा बल था स्थिर विद्युत बल। तो आपने कहा कूलाम के नियमानुसार 2 स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r²। तब F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा, जहां K एक नियतांक है जिसको स्थिर विद्युत नियतांक कहा जाता है, जिसका मान अपन ने कहा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तीसरे बल की आज अपन ने बात की है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल क्या होता है, नाभ में उपस्थित कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करने वाले बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। दूसरा और लास्ट बल है दुर्बल बल। तो मैंने कहा अल्फा 6 और बीटा 6 जब होते हैं तब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। तो मैंने लिखा है जब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है तब इस प्रक्रिया में जो बल कार्य करते हैं वो बल दुर्बल बल कहलाते हैं। ये अपन ने 4 बलों की बात कर दी है। अब हमने कहा था इस चैप्टर में हम बेसिक ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यानी भौतिक जगत की फिजिक्स क्या है उसे जानने की बात कर रहे हैं। अभी वास्तव में फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, अभी कोई टॉपिक ऐसा कोई पढ़ा नहीं जा रहा है। अभी तो केवल ये बता रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की जानकारी हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रकृति में संरक्षण नियम की। प्रकृति में संरक्षण नियमों की बात करेंगे। तो प्रकृति में जो संरक्षण नियम होते हैं तुमने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण होता है, आवेश संरक्षण होता है, ठीक है ना, संवेग संरक्षण होता है, ये सब तुमने पढ़ा होगा। तो
प्रकृति में जो संरक्षण नियम हैं उनकी बात करते हैं। प्रकृति में मूल संरक्षण नियम क्या है? तो संरक्षण, प्रकृति के मूल संरक्षण नियम, मूल संरक्षण नियम, प्रकृति के मूल संरक्षण नियम टॉपिक है कि संरक्षण नियम कौन कौन से हैं प्रकृति में। प्रकृति के मूल संरक्षण नियम कौन कौन से हैं उनको हमको देखना है। पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण। पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का। ये तो बच्चों आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है बच्चों कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में तुम बदल सकते हो। जैसे सेल है तो सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ही तो मिलता है हमको सेल से, बैटरी लगाते तो टॉर्च जलता है, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना सा ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हम कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों, ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सेल में रासायनिक ऊर्जा, सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये बात अपन ने की है। संरक्षण का मतलब है यानी कि वो चीज पहले जितनी थी उतनी ही बाद में है, यानी कि उसको ना तो उत्पन्न किया गया है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में तुम बदल सकते हो। ये ऊर्जा संरक्षण है। जैसे सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बच्चों ये हमने इतनी सी बात की है, आज के लिए इतना ही काफी है। हम बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं और जहां तक है कल ये फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर बहुत छोटा इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है और उसके बाद फिर पूर्णतः फिजिक्स आएगी। बहुत काम की, बहुत समझने की बात होगी जब हम बात करेंगे। ये हमारा आज के लिए इतना ही काफी है। तो धन्यवाद
और आप मेरे साथ इसको नोट भी करें, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। शुरू के ये चौथा लेक्चर चल रहा है, शुरू के 2 लेक्चरों की पीडीएफ जिसमें हमने आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी के बारे में बात की थी, उनकी पीडीएफ मैं दे चुका हूं, वो आपको आज मिल जाएगी। और इन दोनों जो कल वाला और आज वाला ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, तो इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ये आप यहाँ से नोट कर ले, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है मैंने, इतना सही बताया है। तो आप इसको पढ़ लें और लगातार पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।